बार फिर से आप सभी का टारगेट ऑन पर स्वागत है। बिहार स्टेट 2024 का पेपर चल रहा है। मैथ्स की तैयारियों में कोई आप कंप्रोमाइज़ ना करें। मैथ्स की तैयारी या मैथ्स के प्रश्न आपके कनेक्ट रहें। आप जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में फेस करने को मिले आप उसको ज़रूर हल कर पाएँ, यही मेरा प्रयास है। मैंने कल भी कुछ प्रश्नों के लेवल को और उसके स्टैंडर्ड को आपको एक्सप्लेन किया था। बाकी जिनका सब्जेक्टिव मैथ्स का पेपर है 23 को 24 को, उनके लिए हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैंने एक दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि एक मैराथन क्लास ली थी। कल भी मैं शाम को 6 बजे अपने मेन चैनल टारगेट विथ आलोक पर मैराथन क्लास लूँगा और वहाँ पर मैथ्स के स्तरीय प्रश्नों को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आप उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। लेकिन इधर भी जो कॉमन पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उसमें से प्रश्नों का लेवल क्या है, किस नेचर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों का यहाँ पर सिलेक्शन किया हूँ जिनको आप एक एक करके देखिए और समझिए कि ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल रहे हैं जिसमें आपको सीधा सीधा आपको बहुत ज़्यादा बॉड मास भी नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन दो पदों का है, फिर ये दो पदों का मल्टीप्लिकेशन है, उनको जोड़ना है। कैलकुलेशन ही इसमें जो सबसे बड़ी समस्या इसकी है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं लिखा है 29.92 गुणे 2.4 है और इधर आप देख रहे हैं 21.28 है और गुणे 4.5 है। मतलब अगर जिसको देखिए पहाड़े नहीं आते हैं या रफ स्पेस पर जाना, टाइम टेकन प्रोसेस अप्लाई करना, तो लगेगा तो समय। मतलब अगर और उसका कोई उपचार भी नहीं कि आप उसको डायरेक्ट सोचो इंड डिजिट से भी मैच करा लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि सबके अंत में 8 है, फिर 6 है, फिर 5 6। तो ऐसे डायरेक्ट ले पहुंच पाना मतलब करना ईजी नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। समझिए मेरे हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, या तो फिर रफ पे जाऊँ, इसका गुणा कर दूँ, इसका गुणा करके जोड़ दूँ तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ चीज़ें सेट हो सकती है। जैसे इसको मैं 3 गुणे 8 कर दूँ, 3 गुणे 0.8 कर दूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 गुणे 0.8 करने पर 8 3 24 2.4 हो जाएगा। इसको भी आप 3 गुणे क्या कर सकते हैं, 3 गुणे आप 1.5 कर सकते हैं, 4.5 हो जाएगा। अगर हम 3 से कॉमन करेंगे तो कुछ पहाड़े अपने हमको क्लियर है जो हमारे सेट हो जाएंगे। 3 अगर कॉमन किया जाए इसमें से, यह 29.92 होगा, गुणे 0.8 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 21.28 होगा, गुणे 1.5 होगा। जिसके पहाड़े हमको आते हैं उसके पहाड़ों के हिसाब से चलिए, क्योंकि 45 का पहाड़ा करना, 24 का पहाड़ा करना टफ होगा। 8 दूना 16 होता है, 8 9 72, एक 73 की 3 हासिल 7 होता है। 8 9 72, 72 और 7, 72 7 79, 9 हासिल 7 होता है। 8 दूना 16 7 23 होता है। एक अंक पर है, 2 अंक पर है, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, करेक्ट है। प्लस इधर चले आए, 15 8 120 की 0 हासिल 12, 15 दूना 30 12 42 की 2 हासिल 4, 15 के 15 4 19 की 9 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31 होता है और 2 स्थान एक स्थान मिलके 3 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। अब आप इनको जोड़ करके 3 से गुणा कर दे तो आंसर बन जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। 6 का देखो 6 ही रहेगा, 3 2 कितना होगा, 5 रहेगा, 9 9 18 की 8 हासिल 1 रहेगा, 3 1 4 1 5 होगा और 2 3 5 होगा। गुणे आप क्या कर दो, 3 कर दो। 3 छंगे 18, 3 पचे 15, 1 16 की 6 हासिल 1, 3 अठे 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 पचे 15 2 17 की 7 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 167.568 इसका राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रफ स्पेस पे जाना नहीं पड़ा और आराम से आप ऐसे प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। आप रफ पे भी जाइए तो आप आंसर तो बता ही लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा। लासा मासा के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दो संख्याओं का लासा एलसीएम 225 दिया है और उसका जो मासा है 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जब उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या आपसे, जब उनमें से एक संख्या 25 है तो संख्याएं बताना है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दरअसल संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है, एस उसका जो मासा है 5 है और एलसीएम जो उसका लासा है वो आपका 225 है। तो निश्चित तौर पर एक संख्या अगर इसने 25 बोल दिया है और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो कुछ कंडीशन पहले चेक कर लिया करिए। क्या 5 इसको डिवाइड कर सकता, हाँ। क्या 25 उसको डिवाइड कर सकता, हाँ। तो दूसरी संख्या ऐसी होगी जो पहले तो 5 से कटे और इसको काटे, यही ध्यान दीजिए। तो 5 से तो फिलहाल सब कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। और 225 को काटे, 225 को वह तभी काट पाएगी, कैसे काट पाएगी, ध्यान से देखिएगा। 225 से कटने का मतलब 25 से कटे, 9 से कटे, मतलब एक प्रकार से 5 से कटे 9 से कटे, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। तो आप देख रहे थे यहाँ पर ये संख्या क्या है, तो ये संख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, या 225 क्या होगी, उस संख्या से जरूर कटेगी। और हम यहाँ पर आपको श्योर कर दे, पहली चीज़ ध्यान से देखिएगा, 225 को वही काट पाएगा, 225 को वही काट पाएगा जो 9 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संख्या 5 2 7 2 9 9 से कटने वाली संख्या है। तो ऐसे में देखिए 9 से कटने की स्थिति में ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बचा केवल 45। 45 अगर हम संख्या ले लें
तो 45 यहाँ पर 5 से भी कटेगा और 45 इसको काट भी देगा। लेकिन इसमें एक हम इतना भी ना सोच करके हम चाहें तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या अपनी कितनी बताएं, 5 है। दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, एलसीएम अपनी 225 था और एचसीएफ आपको क्या दिया हुआ था, सॉरी पहली संख्या आपकी 25 थी और एलसीएम आपका 225 था और एचसीएफ इसका 5 है। 5 से इसको डिवाइड करें, 5 पचे 25, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 चौके 20, 5 पचे 25। तो बी ऑप्शन 45 होगा। मतलब एक प्रकार से बी अर्थात सेकंड नंबर आपका 45 हो जाएगा। तो 45 आप नोट कर सकते हैं, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि देखिए पहले से भी मैंने कंफर्म कर दिया था और 9 की भाज्यता के आधार पर वैसे भी डन हो रहा था, इसका राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ। इस तरह के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए जो कि आपका एलसीएम और एचसीएफ का एक मतलब कनेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न माना जा रहा है, जो कि स्टेट पेपर में आपको लगातार दिख भी रहा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। 50 संख्याओं का औसत 30, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न बाद में पता चलता है कि दो संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई हैं। तदनुसार सही औसत कितना है, एग्जैक्ट जो रियल एवरेज है वो क्या है। जैसे 50 कोई भी संख्याओं का समूह है, किसी व्यक्तियों की आय का समूह है, आयु का समूह है, भार का समूह है। 50 ऐसी संख्याएं हैं और इन 50 का जो औसत है कितना बताएं, 30 आया है। पूरे कैलकुलेशन के बाद 30 आया है। लेकिन हमको बताया गया कि इन 50 में दो संख्याओं को गलत प्रेजेंट किया गया है। तो आप सोचो गलती क्या है, पहले ध्यान दीजिए गलती क्या है। तो गलती भाई ये है कि इसने कहा था कि 28 और 31 लिखना चाहिए था, जो सही था, बट हमने गलती से 82 और कितना लिख दिया, 13 लिख दिया। ये दो हमने गलतियां प्रेजेंट करी है। और सही क्या होना चाहिए था, मतलब 88 की जगह, जो 82 की जगह पर क्या होना चाहिए था, 82 की जगह पर 28 होना चाहिए था। ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं अक्सर। और 13 की जगह, जो यहाँ पर हमने 13 लिख दिया था, वहाँ पर 31 होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें हम लोग भी करते हैं कि कभी कभी बोलते कुछ है, लिख कुछ देते हैं। 15 लिखना होता है, 51 लिख देते हैं। पहले गुणा करके आ जाता है जो, उसको क्वेश्चन में ही लिख देते हैं। ऐसी बातें हो जाती है हम लोग के साथ भी, उसकी वजह से औसत प्रभावित हो जाता है। अब पहले सोचो कि गलती आपने करी कितनी है। इसके पहले भी सोचो कि हम जैसे अगर अब किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, मतलब कुछ आपने कमियां करी है, उस कमी को सुधारना चाहते हैं, तो गलती को हटाना पड़ेगा, जो कमियां उसको हटाना पड़ेगा, फिर सही चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम कमियों को अर्थात गलतियों को निकालें और सच्चाई और सही चीज़ को ऐड करें। तो गलती है कितनी, जोड़िए, 3 2 5 है, 8 1 9 95 की है। और सही क्या होना चाहिए था, 8 1 9 3 2 5 59 होना चाहिए था। क्या अंतर है, मतलब पहली चीज़ तो आपने बढ़ाया है, आपने चीज़ों को बड़ा करके लिखा है, इसलिए औसत बढ़कर आया है। तो सही औसत इससे कम होगा, किससे कम होगा, 30 से कम होगा। और 30 से कम में अगर ऑप्शन भी सोचो ना, तो एक ही ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, तो ऐसे भी जा सकता था कोई। फिलहाल आप चेक करो कितना कम होना है। मतलब पहले नंबर की बात करें, 15 से 9 6 है और 8 से 5 3 है, 36 है। और संख्याएं कितनी है, 50 हैं। 50 से इसको भाग कर दें। जैसे ही 50 से भाग करेंगे, एक प्रकार से अगर हम चाहें तो इसको 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से गुणा कर दें, 100 हो जाएगा। तो 100 के हिसाब से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा हम डिसाइड करके आपको बता दें। लेकिन फिर भी आप ऐसे सोचो, 50 से भाग करिए, कितना जा रहा है, पॉइंट जाएगा। 50 सत्ते 350 होता है, 50 दूना 100, 0.72 कम होगा। तो इसमें 0.72 आप क्या कर दो, कम कर दो। जैसे ही 0.72 कम करेंगे, 29.28 तो ऐसे भी राइट सोल्यूशन आएगा इसका। घटा दीजिए, वही आएगा। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि हमने जो गलतियां करी हैं वो चीज़ें बढ़कर हैं, तो हमको सही मतलब कम है, तो हमारी चीज़ें बढ़कर दिखाई गई हैं। तो आपको 30 से छोटा ही सही औसत दिखेगा, 30 से सारे ऑप्शन 30 से बड़े हैं। तो कोई ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर नहीं था, उत्तर सही इसका पहले से कन्फर्म था, यही है। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इस तरह से और क्वेश्चन भी आप देख लीजिए क्या है। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का एक टावर है। दो समांतर सड़कें हैं, आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब सड़क जैसे एक, अब देखो इसको हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि एक सड़क है। अब इसको थोड़ा सा उस टाइप से डिफाइन करना बड़ा वो होता है। लिखा है दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। उनके बीच में ही कहीं पर ये सड़क ऐसे जैसे बनी हुई नहीं, ये देखिए ऐसे बीच में ऐसे हाईवे बना है और बीच में आप देखते हैं हाईवे में ऐसे किनारे नहीं होते, उसमें एक टावर लगा होता है। ये टावर है, सपोज करिए 10 मीटर का टावर है, ऐसे सड़क है आपकी, हाँ ऐसे सड़क है। दो समांतर सड़कों के बीच में 10 मीटर का टावर है, एक उधर पीछे की तरफ है, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते प्रेजेंट करके यहाँ पे। या ऐसे सोच लो कि सड़क ऐसे सिस्टम है, इस तरह से बनी हुई चीज़ें हैं। टावर के शीर्ष से सड़क के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यहाँ पर टावर का शीर्ष है। अवनमन कोण मतलब ऐसा कोण, जैसे हम लोग देखिए ऐसे सीधा मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी आँखों की जो समांतर रेखा है वो लेंस के साथ बेस लाइन जनरेट करती है,
और हमको जैसे ही बेस पर देखना होता है, आधार रेखा इसको कहते हैं, तो हम अपनी पलकों को बिल्कुल झुकाते और उठाते नहीं हैं। लेकिन अगर मुझे ऊपर की चीज़ को कोई देखना होता है तो हमारी जो बेस लाइन है इसके साथ हम एलिवेट एंगल करते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट करते हैं, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण कहा जाता है। अगर मुझे नीचे की चीज़ें देखनी होती है तो मुझे टॉप टू बॉटम अपनी पलकों को झुकाना पड़ता है उस बेस लाइन के पैरेलल, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन या ऑनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर सड़क का यह किनारा है और सड़क का यह पॉइंट है। हम यहाँ से जैसे बेस लाइन देखो यही है, इसको ऑब्जर्व करेंगे यह कोण बनेगा, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यह कोण बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोण बने। कोण की वैल्यू देखो क्या क्या दिया है, एक तो 30 डिग्री दिया है, दूसरा क्या दिया है 45 डिग्री दिया है। सड़क के एक दूसरे से कितनी, मतलब जो यहाँ पर सड़क एक दूसरे से कितनी दूर पर स्थित है, जैसे ये सड़क ए वाली थी, ये सड़क ए वाली थी, दोनों की दूरी बीच में क्या है, मतलब इस लेंथ को आपको फाइंड करना है। बड़े आराम से आप बता सकते हैं और ये टोटल लेंथ ए बी ही आपको डिसाइड करके देनी है। आपको पता हो कि अगर जो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा होगा जहाँ 45 डिग्री है। अगर मान लो हम इसको एक्स कर दें तो हम लोग को फाइंड करना है ए एक्स और हम लोग को फाइंड करना है एक्स बी। तो सबसे पहले अगर एक्स बी की बात करें इस लेंथ की तो लिखें tan 45। तो tan 45 इज इक्वल टू, अगर इसको हम परपेंडिकुलर हाइट मतलब 10 बोलें और बेस आपका एक्स बी है, इसको रख दें तो मैं श्योर कर दूं कि tan 45 का मान 1 होता है, 10/x भी हो गया, अर्थात यह लेंथ भी आपकी जो है वही सेम टू सेम ये भी हो जाएगी। 45 के केस में इतनी होगा। दूसरा देखिए tan 30 लिखिए, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यही होगा 10 अपान यहाँ पर ax करिए तो tan 30 का मान 1/√3 है, 10/ax कर दो तो ax का मान 10√3 हो जाएगा ना। ax का मान यहाँ सोचो कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, मतलब इसको आप 10√3 लिखेंगे। अब दोनों जोड़ दीजिए, 10 + 10√3। अब 10 अगर हम कॉमन कर ले तो 1 + √3 होगा और √3 की वैल्यू आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर √3 डायरेक्ट यूजफुल है या अप्लाइड है, 20√3 होगा नहीं, 10√3 होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। √3 की वैल्यू होती है, √3 की 1.732 ऐसे कुछ करके होती है, तो आप इसको 2.732 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1.732 होगा, एक के साथ जुड़ेगा 2.732 होगा। 10 से जब गुणा होगा तो यह 10 से गुणा होने का मतलब 27320 दशमलव 3 स्थान पर था, यहाँ लगेगा 27.32 करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों पर भी फोकस्ड रहिएगा, ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं एग्जाम में और ऐसा लेवल आपको दिख सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है तो इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो त्रिभुज के तीनों कोण आपको बताने हैं। पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए, कोई त्रिभुज बनेगा उसके सभी कोणों का जो योग होता है, मान लो अगर हमने त्रिभुज एक जनरेट कर दिया ए बी सी, तो a + b + c बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा दो कोणों का अनुपात 4:5 है, एक 4 है तो दूसरा क्या है 5, मतलब एक संख्या 4 से कटेगी, दूसरी संख्या 5 से कटेगी। साथ साथ ये भी बोला है कि इन कोणों का जो योग है तीसरे कोण के बराबर है, इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो निश्चित तौर पर 4, 5, 9 है तो अगला मान 9 ही होगा। ठीक है, अगला मान 9 ही होगा। तो इस तरह से अगर तीनों कोणों के अनुपात की बात किया जाए तो 4, 5, 9 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण निकालने हैं तो 4, 5, 9, 9 18 कर दीजिए, 18 बराबर 180, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना दिया है 180। एक बराबर 10 हो जाएगा, एक बराबर अगर 10 सभी कोण कितना, एक तो 40 होगा, दूसरा 50 होगा, तीसरा 90 होगा। तो 40, 50, 90, 90, 180, तो देखो ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी ऑप्शन, 40, 50 और 90 ये तीनों कोण हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको ज्योमेट्री के भी दिख रहे हैं, इन प्रश्नों पर भी फोकस्ड रहिएगा, कंफर्म करे रहिएगा। ठीक है, किसी नगर की जनसंख्या का 96% अगर 23,040 होता है तो उस नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। टोटल हमेशा जो होता है वो 100% होता है, कहीं की भी बात कर लो, किसी चीज़ की बात कर लो, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि 96% आपको दिया है, 96% आपका दिया है 230, 40, तो 100% का मान हम लोग को बताना है। बोलिए कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। तो 16 से देखिए कट रहा है, या 24 चौके जा सकते हैं, लेकिन अब 16 से जाते, 16 छक्के 96 होता है, जिससे जो आसान पहाड़े पर हो उससे डिसाइड करिए। 16 1 के 16, 7 23, 7 0 हुआ, 16 चौके 64 हुआ, 64 6, फिर 16 चौके 64 हुआ, 0 हो गया। 6 से डिवाइड कर दे, 6 दूना 12 होता है, 2 4, 6 चौके 24, 240 हो गया। 240 को 100 से गुणा करें तो 24,000 उस नगर की एग्जैक्ट जनसंख्या थी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है।
तो ऐसे प्रश्न पर भी अपना फोकस रहिएगा, कन्फर्म करे रहिएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों पर अपना कमांड, अपनी चीज़ें तैयार रखिए जिससे कि कन्फर्म हो जाए। एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 31 रुपये का अंतर है तो मूलधन क्या होगा। याद रखना, कुछ फार्मूले ऐसे नोट कर लीजिएगा। अगर 2 वर्ष के लिए SI और CI का डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला सीधा सीधा, क्योंकि फार्मूले ही आपको अभी तैयार करने की कंडीशन बनेगी। बाकी अभी आपको अगर हम बहुत उस हिसाब से बताएंगे तो चीज़ें ओवरलैप कर जाएंगी। तो PR² अपॉन 10,000 होता है अंतर। 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो इतना होता है। 3 वर्ष का मैं बता देता हूँ। 3 वर्ष के साधारण ब्याज, सरल ब्याज जिसको कह रहे हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा, पहले तो यही लिख लीजिए, PR² अपॉन 10,000 जो ऊपर लिखा हुआ है, गुणे 300 प्लस R कर दें अपॉन 100 कर दें। एग्जैक्टली आपका 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में हमसे क्या बोला है कि 10% की ब्याज दर है और 3 साल का समय है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, मूलधन आपको बताना है। तो अंतर के लिए आप लोग जैसे लिखा है फार्मूला लगाइए, PR² अपॉन 10,000 इंटू 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, अंतर मतलब 31 है। जो वैल्यू जैसे जो अवेलेबल है उसको पता करके रख दीजिए। इसकी जगह आप 10 रख दो, रख दिया। और यहाँ पर इसकी R की जगह पर वही हमको पुट करना था। R की जगह पर देखो 10 है ना, तो 10 का वर्ग कर दें, 100 हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है P का मान। तो देखिए 2 जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और अगर सोचो तो P बटा 100 है गुणे 310 है बटा 100 है बराबर 31 है। अब आप ऐसे देखिए ख़त्म ही हो गया, 31 से गया, 1000 जाएगा उधर होगा। P का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 1000 C ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 3 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 31 रुपये है तो वह धन आपका 1000 था, और इसको आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, मध्यमान मतलब एवरेज, औसत जिसको आप कह सकते हैं, औसत कितना है, 27 वर्ष। पिता और उसके पुत्र मतलब एक प्रकार से औसत है किसका, फादर एंड सन का। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर दो लोग का औसत आपको दिया है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है। एग्जैक्टली दोनों का तो नहीं बता सकते हैं, बट इस समय आप चाहें तो फादर प्लस सन बता सकते हैं। 27 गुणे 2 होगा, अर्थात 54 होगा। कितना होगा, 54 वर्ष होगा। पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है, 54 साल है। ठीक है, 18 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना होगा। 18, देखिए वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान में फादर सन इनका योग आपको पता है 54। अब हमसे जाना कितने साल बाद, 18 साल बाद। 18 वर्ष बाद अगर हम पहुंचेंगे तो 18 ही पिता में भी जुड़ेगा, 18 ही पुत्र में भी जुड़ेगा। यही योग जो अभी 54 है, अभी बढ़ करके 18 और 18 36 जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, 36 जुड़ेगा। तो 36 जुड़ेगा, 36 जुड़ करके पहली चीज़ 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 हो जाएगा योग। लेकिन एक कंडीशन इसने बताया है कि अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा। इस समय जो रेशियो बनेगा 2:1 का बनेगा फादर और सन का। तो 2:1 का है, तो अनुपात तो हमको कन्फर्म हो गया है। अब हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान उम्र क्या है। हम लोग ऑप्शन पर भी जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन से भी बहुत कुछ कन्फर्म हो रहा है। लेकिन ऐसे सोचिए 2 1 कितना हो रहा है, 3। अनुपाती पदों का जोड़ सोच लें, 3 बराबर 90 कर दें, 1 बराबर 30 होगा। 1 बराबर अगर 30 होगा तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को देखिए यहाँ पर लिखा ना, 18 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना होगा, उनकी वर्तमान उम्र हम लोग को बतानी है। तो वर्तमान में बताना है, क्योंकि हम लोग को जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है ये बाद की निकल कर आ रही है। जैसे अब आप सोचो तो पिता इस समय कितने साल के होंगे, 60। लेकिन 18 साल पहले पिताजी कितने साल के थे, क्योंकि यहाँ 60 अगर है, 18 घटा दें तो पिताजी उस समय कितने साल के थे, क्योंकि 18 साल पहले की स्थिति पर जाना पड़ेगा ना हम लोग को। तो 18 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी रही होगी, आप देख लीजिए। 18 साल पहले घटाइए, इसमें से घटेगा तो आपका 10 निकला तो 50 हुआ, 8 और निकला तो 42 साल। तो पिताजी 42 साल के थे। 1 का मान 30 है, मतलब पुत्र इस समय कब, मतलब 18 साल बाद अगर 30 है तो यह आपका कितने साल पहले, 18 साल पहले 12 साल का था। तो पिताजी और पुत्र, पिताजी 42 और पुत्र 12 साल के थे। ऑप्शन नंबर देख सकते यही है, ये वर्तमान उम्र है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब भी कभी एज रिलेशन का प्रश्न होता है, जो आंकड़े दिए होते हैं हमेशा वर्तमान के दिए जाते हैं।
वर्तमान के दिए होते हैं पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 साल है। मध्यमान मतलब इस समय योग। अब ऐसे जोड़ कर देखिए, पहले 54 हो रहा है कि नहीं, जुड़ करके डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते थे। हालांकि 54 और में भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह 54 होगा, लेकिन ये वर्तमान है। अब इसी में 18 जोड़ो तो 60, इसमें 18 जोड़ो तो 30, तो पिताजी 60 पुत्र 30, तो इसका मतलब पिताजी दूने और पुत्र आधा। तो राइट सोल्यूशन आपका यही पहला ही ऑप्शन सेट हो रहा है। पहला ऑप्शन आप लोग आ सकते हैं, मैंने बाकी तो इस हिसाब से एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। एज रिलेशन के ऐसे प्रश्नों पर भी आप फोकस्ड रहिए, तैयार रहे, कन्फर्म रहे, जिससे कि आप कर सकें, इसमें कोई दिक्कत की बात ना आने पाए। तो इस तरह के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको लगभग करा दिए। आपके पास भी अगर कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें, हम भी अपने हिसाब से खोज कर आपको करा ही देते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास भी अगर कुछ हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि हम उसकी भी एनालिसिस कर सकें। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।